खटौर साहब हमारे साथ बने रहिएगा। एक और महत्वपूर्ण खबर है, उस पर अभी हम आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन यहाँ पर अगली खबर की ओर हम सीधे अपने दर्शकों को लिए चलते हैं। आप हमारे साथ बने रहिएगा। अगली खबर बांग्लादेश से जुड़ी हुई है। बांग्लादेश में 12 फरवरी को आम चुनावों के लिए वोट डाले जाएंगे। आम चुनावों से पहले प्रचार के दौरान सभी दलों ने लोगों को प्रभावित करने की पूरी कोशिश की है। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की आवामी लीग पार्टी इन चुनावों में हिस्सा नहीं ले रही है क्योंकि उसे चुनावों से प्रतिबंधित किया गया है। मुख्य मुकाबला बीएनपी और जमात एनसीपी गठबंधन के बीच है। वहीं चुनावों को देखते हुए बांग्लादेश में रह रहे लाखों रोहिंग्या शरणार्थियों को कई बंदिशों का सामना करना पड़ रहा है। आइए आपको बांग्लादेश चुनावों से जुड़ी एक रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान से हम चर्चा करेंगे। कई महीनों की राजनीतिक अस्थिरता से जूझता बांग्लादेश नई सरकार चुनने के लिए तैयार है। चुनाव प्रचार अब अपने अंतिम दौर में पहुंच चुका है। अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना की गैर मौजूदगी में होने वाला ये पहला चुनाव काफी अहम माना जा रहा है। दरअसल शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग पर लगे प्रतिबंध के कारण चुनाव नहीं लड़ सकती है। ऐसे में सभी दलों की निगाहें आवामी लीग के वोटरों पर लगी हुई हैं। सभी राजनीतिक दलों ने जनता तक पहुंचने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। 12 फरवरी को आम चुनाव के साथ देश की जनता उस संविधान संशोधन पर भी फैसला देगी जिसकी मांग शेख हसीना के सत्ता से बेदखली के लिए शुरू हुए जुलाई आंदोलन के बाद उठी थी। संसद की 300 सीटें हैं, लेकिन एक उम्मीदवार की मौत हो जाने के कारण अब 299 सीटों पर ही चुनाव हो रहे हैं। बांग्लादेश लंबे समय से राजनीतिक अस्थिरता, भीड़ हिंसा, राजनीतिक टकराव और खराब कानून व्यवस्था से जूझ रहा है। भ्रष्टाचार और बेहतर शासन जैसे मुद्दे जनता के लिए अहम हैं। वहीं अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ हिंसा और मॉब लिंचिंग की घटनाएं भी चिंता का विषय बनी रही हैं। ऐसे में अल्पसंख्यक समुदाय सुरक्षा गारंटी चाहता है, मतदान के लिए सुरक्षित माहौल की मांग कर रहा है। इसलिए ये चुनाव लोकतंत्र की अग्नि परीक्षा माना जा रहा है। वैसे तो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जमात इस्लामी, जातीय पार्टी, नेशनल सिटीजन पार्टी समेत कई दल चुनाव मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, लेकिन मुकाबला मुख्य रूप से बीएनपी और कट्टरपंथी दल जमात इस्लामी के बीच सिमट गया है। पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के निधन के बाद बीएनपी की कमान उनके बेटे तारिक रहमान के हाथों में है। बीएनपी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के वादे के साथ भारत के साथ अच्छे रिश्ते की वकालत कर रही है। जमात भी भारत के साथ अच्छे संबंधों की बात तो कर रही है, लेकिन अल्पसंख्यकों का कोई जिक्र नहीं है। जमात 11 दलों के गठबंधन का नेतृत्व कर रही है, जिसमें नई पार्टी एनसीपी भी शामिल है। 1971 के मुक्ति संग्राम के दौरान पाकिस्तान समर्थक रही थी, जिसके कारण इसकी छवि विवादास्पद रही है। पार्टी ने एक भी महिला उम्मीदवार को चुनाव मैदान में नहीं उतारा है। हाल ही में पार्टी प्रमुख ने महिलाओं को लेकर विवादित बयान दिया था, जिसे लेकर महिलाएं उनके खिलाफ मोर्चा खोल रखी हैं। बढ़ती चुनावी तपिश के बीच बांग्लादेश में शरणार्थी रोहिंग्या मुसलमानों की मुश्किलें भी बढ़ती जा रही हैं। प्रशासन ने उन्हें 9 से 13 फरवरी तक शिविरों में ही रहने का आदेश दिया है। किसी राजनीतिक गतिविधि में शामिल होने पर कड़ी सजा देने की घोषणा की है। बहरहाल अब बांग्लादेश की जनता को तय करना है कि देश को लोकतंत्र की पटरी पर फिर से वापस लाने के लिए देश की बागडोर किसके हाथों में सौंपना पसंद करेगी। मेजर जनरल रिटायर्ड ध्रुव सी कटौच हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। कटौच साहब, अगर बांग्लादेश की हम बात करें, शेख हसीना की जो पार्टी है वो तो इन चुनावों में हिस्सा ले नहीं रही है, उसको बैन किया गया है चुनाव में हिस्सा लेने से, और अभी वहाँ पर आज प्रचार की आखिरी रात है, कल सवेरे वहाँ पर प्रचार खत्म हो जाएगा। तो क्या कुछ कहेंगे आप? भारत के लिहाज से हम देखें तो ये बांग्लादेश का ये चुनाव कितना महत्वपूर्ण होने वाला है? देखिए, जहाँ तक भारत का, जब भारत की तरफ से अगर हम सोचेंगे तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इलेक्शन है भारत के लिए। लेकिन एक चीज समझना बहुत जरूरी है, बेशक रिजल्ट क्या कुछ भी हो जाए, ये इलेक्शन फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं है, क्योंकि जो सबसे बड़ी पार्टी जो अवामी लीग है उसको हिस्सा लेने में उन्होंने बैन कर दिया है। इससे पहले जब इसके पहले वाले इलेक्शन हुए थे तब बीएनपी को बैन नहीं किया गया था, उसको अलाउड किया गया था, आप इलेक्शन लड़ सकते हैं, लेकिन वो फिर भी इलेक्शन के अंदर नहीं आई। तब जाके जो पूरा वेस्टर्न मीडिया उन्होंने बोला था कि ये इलेक्शंस फ्री एंड फेयर नहीं है और इनकी लेजिटिमेसी नहीं है। अभी वही वेस्टर्न पार्टीज बोल रहे हैं ये इलेक्शन लेजिटिमेट है। उनका एक बड़ा हिपोक्रिटिकल स्टैंड मुझे लग रहा है।
इस इलेक्शन में बेसिकली जैसे आपने कहा, आपके जो रिपोर्टर ने उसने बताया, दो बेसिक पार्टीज है, बाकी तो छोटी मोटी पार्टी उनके साथ जुड़ जाएंगी। एक जमात एक तरफ है जो कट्टरपंथी पार्टी है, और दूसरा बीएनपी। बीएनपी भी कोई ज्यादा डेमोक्रेटिक टेंशन नहीं है, और पहले भी वो जमात के साथ ही मिलकर अपनी सरकार बनाती थी। अब ये दोनों अलग अलग हो चुके हैं। मैं समझता हूँ दो इसमें बड़े प्रॉब्लम है। एक तो इससे पहले एक रेफरेंडम होने वाला है। इस रेफरेंडम में उन्होंने कई चीजें जो जाहिर किए हैं कि इस रेफरेंडम में जो टर्म लिमिट रखा गया है कि जो भी लीडर होगा वो 10 साल से ऊपर रह नहीं सकता है सत्ता में। दूसरा बाई कैमरल होगा, जैसे भारत के ऊपर लोकसभा और राज्यसभा है, वहां पर भी वो बाई कैमरल लेजिस्लेचर चाहते हैं। फिर बंगाली को बांग्लादेशी नॉमेनक्लेचर चेंज करना चाहते हैं, और इस प्रकार से कई चीजें वो चाहते हैं, और वो सिंपल यस और नो वोट से वो हो जाएगा। अभी प्रॉब्लम ये है क्योंकि 80 से ज्यादा विषय हैं, और एक यस और नो वोट से ये कैसे हो सकता है, ये जो भी अगली सरकार आएगी उसमें ये प्रॉब्लम आ जाएगा। सर हाँ जी एक सवाल और है सर। अगर हम वहां पर चुनाव की बात करें, जो उन लोगों के हम घोषणा पत्रों को देखें वहां पर पार्टियों के, भारत से अच्छे संबंध सबके उसमें कॉमन रूप से हैं, और उनमें से जो अधिकतर बड़ी पार्टियां हैं वो अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की भी बात करती हैं। तो पिछले कुछ महीनों में जो भारत की ओर से लगातार एक कूटनीतिक दबाव बनाया गया अल्पसंख्यकों को लेकर के, बांग्लादेश के सामने अपनी चिंता जाहिर की गई, उसका असर कहीं ना कहीं दिख रहा है इनके घोषणा पत्रों में? नहीं, देखिए अभी तो रियलिटी इनको जब कन्फ्रंट होती है, जब ऑपोजिशन में होते हैं तो लोग कुछ भी बोल सकते हैं। जब सत्ता उनके हाथ में आती है तब उनको रियलिटी याद आती है कि देखिए भारत के बगैर उनका काम नहीं होगा। और भारत की जो विदेश नीति है, ये मैं समझता हूँ बहुत ही कामयाब हुई है, क्योंकि हमने वहां पर डायरेक्ट इंटरफेरेंस बिल्कुल नहीं किया है। बिल्कुल साफ संदेश दे दिया है कि ये बांग्लादेशियों तुम्हारा मामला है, आप इसको सुलझाओ, हम पीछे हैं। ये चीज, क्योंकि मैं कई लोगों से मिल भी चुका हूं और बातचीत भी हुई है उनसे, जो अवामी लीग के हैं और दूसरी पार्टीज के भी हैं, और ये चीज उनको साफ, यहां पर इलेक्शन में भी वो बोलते हैं कि भारत इस इलेक्शन में दखल अंदाजी नहीं कर रहा है। अमेरिका कर रहा हो, चीन कर रहा हो, लेकिन भारत इसमें नहीं कर रहा है। वो बिल्कुल साफ नजर आ गया है। तो जो इलेक्शन होंगे, जो भी पार्टी आएगी, वो कोशिश तो जरूर करेगी भारत के साथ दोस्ती करने की। लेकिन मुझे कुछ और प्रॉब्लम्स आते हैं। सबसे पहले अगर जमात जीत जाती है तो बेशक वो कुछ भी बोले, जो वो एक तरफ से वो कट्टरपंथीपन आ जाएगा इस सरकार में, और ये आखिरी इलेक्शन होगा फिर बांग्लादेश में। वो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन कटो साहब, थोड़ा सा आज वक्त कम है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े और दोनों ही महत्वपूर्ण विषयों पर आपने अपना महत्वपूर्ण विश्लेषण हमारे दर्शकों के साथ साझा किया। इसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस खास कार्यक्रम को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं आज की कुछ और बड़ी और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। आप इन खबरों को देखिए और हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार।